आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज़ द मैटर, ठीक है। बेसिक है बिल्कुल केमिस्ट्री का, जिसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में पाए जाते हैं और वही क्वेश्चन इन द डिफरेंट स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट सिर्फ चेंज होती है, ऑप्शंस चेंज हो जाती हैं, लेकिन उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहता है एज इट इज़। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग उसका आंसर जो है वो टिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो टॉपिक है आज का वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द मैटर, ठीक है। मैटर कितनी तरह का होता है, क्या क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, किस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है, उनके फर्दर टाइप्स क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, अपनी डेली लाइफ में हम लोग किस तरह के मैटर में मतलब इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक दैट इज़ द मैटर, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पीटेट एग्जाम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैटर, ठीक है। हमें मैटर का जो मतलब है पहले वो समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको आगे इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी क्लासिफिकेशन और इसकी डिटेल जो है वो करेंगे। अंडरस्टूड, ठीक है बेटा। सो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या चीज होती है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऐसी चीज जो जगह को ऑक्यूपाई करती हो और जिसका मास होता है, दैट इज नोन एज द मैटर। अपने सराउंडिंग में आप किसी भी चीज़ पे नज़र ऐसे लगा के देख सकते हो कि जो बेंच है, डेस्क है, ठीक है, पेन है, पेपर है, बोर्ड है, चेयर है, टेबल है, कर्टन्स हैं, फैन है, ट्यूब है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं दिस इज मेड अप ऑफ द मैटर और दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ द मैटर। अंडरस्टूड, ठीक है। तो मैटर को समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग हर रोज़ अपना जो लाइफ है वो स्पेंड करते हैं, ठीक है। हर रोज़ हम लोग मैटर में ही अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, तो इसलिए मैटर जो है इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। अंडरस्टूड। नाउ अब हम लोग मैटर को बेटा क्लासीफाई करेंगे या हम लोग ये समझेंगे कि मैटर कितनी तरह का होता है। तो बेसिकली जो मैटर का क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑफ द टू टाइप्स। दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है फिजिकल कंपोजिशन के बेस पे भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग एक इजी वे करते हैं इसको क्लासिफाई करने का, दैट इज द प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, दो तरह की क्लासिफिकेशन मैटर की जाती है। मैटर कोई भी है, हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज़ प्रेजेंट है वो दो तरह की कैटेगरी में प्रेजेंट हो सकता है। पहला जो होता है दैट इज़ द प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा जो होता है दैट इज़ द मिक्सचर, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्योर सब्सटेंस? अगर हमसे कोई पूछे, कोई भी एक लेमैन आके पूछे कि प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है बेटा जी? कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। आपको कोई भी, अगर आप किसी भी लेमैन से पूछोगे, किसी भी बच्चे से पूछोगे जिसको केमिस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इवन देन ही कैन आंसर, ही और शी कैन आंसर इट, है ना। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती है। इम्प्योरिटी का मतलब क्या है? कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए पानी है, तो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज H2O, है ना। अमोनिया है दैट इज NH3। तो ये जो हमारे कॉमन से एग्जाम्पल्स हैं, छोटे छोटे केमिकल्स हैं या बहुत कॉमनली यूज होने वाले केमिकल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज अगेन अ कंपाउंड, है ना। तो उसमें से कौन सी चीज़ प्योर है और कौन सी चीज़ प्योर नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा, है ना। एक तो हम लोग उसकी इम्प्योरिटीज से पता लगा सकते हैं कि दिस इज़ द इम्प्योरिटी, सो इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस किसी भी चीज़ में। अब मान लो कि हम लोग पॉन्ड वाटर ले लेते हैं या फिर हम लोग सी वाटर ले लेते हैं या फिर टैप वाटर ले लेते हैं, तो है तो अल्टीमेटली वो वाटर ही, दैट द फॉर्मूला इज ऑफ वाटर इज H2O इन ईच केस, है ना। लेकिन उसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि किसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हैं, ये प्योर सब्सटेंस में आता है या नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा H2O की, वाटर की, तो वाटर इज़ अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि हम लोग एक केमिकल नेम को यूज़ कर रहे हैं, केमिकल सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हैं, और वी कैन से वी आर यूजिंग द टर्म फॉर केमिकल कंपाउंड। जो H2O है उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता है। यहाँ पे हम लोग इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि इट इज़ अ पॉन्ड वाटर, इट इज़ अ टैप वाटर, इट इज़ अ सी वाटर, नो,
ठीक है, यहाँ पे वी आर जस्ट डिस्कसिंग विद द H2O, हम लोग सिर्फ और सिर्फ H2O के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज अ केमिकल सब्सटेंस। अंडरस्टूड। सो जो H2O होता है इट इज अ प्योर सब्सटेंस जिसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके होते हैं, वाटर के होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योर सब्सटेंस, दैट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। कौन कौन से प्योर सब्सटेंसेस होते हैं? द फर्स्ट इज कैटेगराइज्ड एज एलिमेंट्स एंड दूसरा जो होता है दैट इज द कंपाउंड। So pure substance are of two types. First one is the elements and second one is the compound. Got it? ठीक है. On the other hand, what is the meaning of the mixture? Now again a very simple word. इसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं, बहुत बार देखते हैं, बहुत बार डील करते हैं। गॉट इट? ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है? किसी भी दो चीज को मिक्स कर दो, दैट विल क्रिएट अ मिक्सचर, दैट विल मेक अ मिक्सचर, है ना। दो या दो से ज्यादा चीजों को इन एनी रेशियो आप लोग किसी भी फॉर्म में मिक्स कर दो, दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर। तो मिक्सचर जो होता है बेटा इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। तो कोई भी चीज जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? दे आर नोन एज द मिक्सचर। ठीक है। लेकिन ये जो मिक्सचर होता है बेटा इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? दो तरह के। द फर्स्ट वन इज homogeneous mixture and second one is the heterogeneous mixture। ठीक है। तो mixture is again of two type। जो mixture होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? first one is the homogeneous and second one is the heterogeneous। now the word homogeneous का मतलब क्या होता है? homo का मतलब होता है बेटा same and hetero का मतलब होता है different। ठीक है। homo word का मतलब होता है same। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है हर एक एलिमेंट की, हर एक सब्सटेंस की, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मिक्सचर, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज द होमोजीनियस मिक्सचर। अंडरस्टूड? ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पानी में, वाटर में सॉल्ट को ऐड कर दें, जो कि हम लोग हर रोज करते हैं विदाउट एनी गैप, हम लोग हर रोज इस चीज को करते हैं। ठीक है। तो वाटर में अगर हम लोग सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं बेटा, तो मान लीजिए हमने एक गिलास वाटर में एक चम्मच सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है। देन अगर आप उस सॉल्ट वाले वाटर को पियोगे या उनमें से उसको टेस्ट करोगे तो आप कहीं से भी एक स्पून उसका निकाल के पियो, यू विल गेट द सेम टेस्ट। Now what does it mean? सेम टेस्ट क्यों होता है? Because salt and water has the uniform composition। ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं एक दूसरे में, जिसकी वजह से दे विल रिजल्ट इनटू द होमोजीनियस मिक्सचर। अंडरस्टूड? ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, देन लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर, H2O प्लस सैंड, मिट्टी। ठीक है। अगर हम लोग पानी में सैंड को डिसॉल्व करते हैं, मिट्टी को डिसॉल्व करते हैं, देन व्हाट विल यू सी? व्हेन वी आर डिसॉल्विंग द सैंड इनटू द वाटर, देन यू विल सी कि द वाटर जो होता है वो हमारे पास उसका कलर चेंज हो जाता है। वो कलर क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसमें जो मिट्टी होती है वो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होती है। अगर उसको हम लोग डिसॉल्व करके देखेंगे तो यू विल सी कि बहुत सारी जो क्वांटिटी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और ऊपर जो है वो थोड़ा सा पानी का कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू द डर्ट। ठीक है। वो जो मिट्टी होती है उसका कलर आ जाता है ब्राउन सा। नाउ ऊपर का पोर्शन अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो उसमें मिट्टी का और पानी का डिफरेंट कंपोजिशन होगा, लेकिन अगर हम लोग बॉटम पे देखेंगे तो जो मिट्टी है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द वाटर। सो व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स कि देयर इज नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन इन केस ऑफ वाटर एंड सैंड मिक्सचर। ठीक है। सो व्हेन देयर इज नो यूनिफॉर्म, या हम लोग बोल सकते हैं व्हेन देयर इज नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द मिक्सचर according to the composition or as per the composition, then that will be under the category of the heterogeneous mixture। Understood? ठीक है। So there are two types of mixture which is homogeneous and heterogeneous in nature based upon the uniformity of the components into each other। ठीक है। Now back to the pure substances। प्योर सब्सटेंस में बेटा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की बात करते हैं हम लोग। चलो पहले इसमें हम लोग एलिमेंट्स को समझते हैं कि क्या होता है। व्हाट इज द एलिमेंट? एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है बेटा विच कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स।
एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्पीशी जिसमें एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? विच कंटेन्स सिमिलर काइंड ऑफ एटम, सिमिलर भी नहीं, सेम बोल सकते हैं। ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें सोडियम की, सोडियम का सिंबल होता है बेटा Na। ठीक है, सोडियम के एलिमेंट में, सोडियम इज एन एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट में सारे के सारे एटम्स किसके प्रेजेंट होंगे? सोडियम के ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें और कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, इसमें और कोई सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होगा, और कोई एलिमेंट या किसी और तरह के एटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन और दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एलिमेंट्स। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट इज इन द पीरियोडिक टेबल वी हैव 118 एलिमेंट्स, और सबका जो कंपोजिशन है, सबका जो यूज़ है, सबकी जो हम लोग बोल सकते हैं मास है, वॉल्यूम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, दे ऑल हैव द डिफरेंट, ठीक है, करेक्टर्स। उन सब का क्या होता है? डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं इन ईच सेंस। हर एक, अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो दो एलिमेंट्स का कुछ भी सेम नहीं होता है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या चीज़ होती है, या हम लोग पहले एलिमेंट्स को ही कंप्लीट करते हैं। एलिमेंट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज 3 क्लासेस। ठीक है, एलिमेंट्स में 3 तरह की क्लासेस होती हैं फर्दर। फर्स्ट वन इज द मेटल्स, second one is the non-metals, and third one is the metalloids, which is the very very important portion। ठीक है, मेटलॉइड्स में से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होती हैं, ये आप लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हो। मेटल क्या चीज़ होती है? जिसमें सोनरस नेचर होती है। सोनरस का मतलब होता है कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लस्ट्रस होती हैं, लस्ट्रस का मतलब होता है कि उनमें शाइन होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं। नेक्स्ट क्या होता है? उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब क्या होता है? कि दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो अपने एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकती हैं? लूज कर सकती हैं। सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। इन आवर डेली लाइफ हम लोग मेटल्स के साथ अक्सर डील करते हैं। जैसे क्या हो गया? आयरन हो गया। आयरन का सिंबल क्या होता है बेटा? Fe। एल्यूमिनियम हो गया, दैट इज Al। ठीक है, और क्या हो गया? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया K, कैल्शियम हो गया Ca, मैग्नीशियम हो गया Mg, एटसेट्रा। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। सिल्वर इज Ag, गोल्ड इज Au, प्लेटिनम इज Pt। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मैटर्स जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं और इनके साथ डील भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या चीज़ होती है? विच हैव कम्प्लीटली डिफरेंट और वी कैन से कम्प्लीटली अपोजिट प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं? ये सोनरस नहीं होती हैं, ये लस्ट्रस नहीं होती हैं, एक्सेप्ट ओनली वन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ये मेलेबल नहीं होती हैं, डक्टाइल नहीं होती हैं। मेलेबल का मतलब और डक्टाइल का मतलब आपको पता होना चाहिए। मेलेबल का मतलब होता है कि इनकी वायर्स बन सकती हैं, डक्टाइल का मतलब होता है कि इनकी शीट्स बन सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि एल्यूमिनियम की शीट्स भी होती हैं, वायर्स भी होती हैं। कॉपर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल। कॉपर का सिंबल जो होता है दैट इज Cu। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स भी हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डेली रूटीन। हमारी लाइफ जो है एक नॉन मेटल के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है, दैट इज़ द ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। दूसरी नॉन मेटल कौन सी हो गई? कार्बन होगी, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गई, एटसेट्रा। सो देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स एज वेल। बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट हैं इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या चीज़ होती है? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है, अब ये कैसे हो गया?
जो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल्स वाली होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल वाली होती हैं, दे आर प्रेजेंट अंडर द कैटेगरी ऑफ द मेटलॉइड्स, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्सेनिक हो गया, ठीक है, या फिर सिलिकॉन हो गया, या फिर जर्मेनियम हो गया, ठीक है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटलॉइड। जैसे बोरॉन हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटलॉइड्स हैं जो कि पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, तो उनमें से, इन चारों में से, ऑप्शंस में से कौन सा मेटलॉइड है, यू हैव टू टिक दैट ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग बहुत इजीली उसको जज कर सकते हो क्योंकि मेटलॉइड सिर्फ 4-5 ही हैं, तो वो बहुत आराम से समझ आ जाते हैं। गॉट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So these are the classification of the elements into the 3 categories, which is a very very important part. अब इनमें से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती है जो कि हम लोग जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस इन दैट लेक्चर, ठीक है। टिल देन आज हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री का बेस नहीं आता है तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम, ठीक है। तो इसलिए इस आज के लेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जाम। और इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, जैसे मेटलॉइड्स का है, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है कौन सा नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा। अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं पता है तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए तुक्के नहीं लगाने हैं, गेस नहीं लगाना है पेपर में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट इज द बेटा, हियर कम्स द कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड क्या चीज होती है, पहले तो हम लोग कंपाउंड का मतलब समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड क्या चीज होती है, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में एक फिक्स्ड रेशो बाय मास में कंबाइन होते हैं तो दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड क्या चीज होती है, व्हेन 2 or more elements, 2 or more elements are combined in a fixed ratio by mass. Now what is the meaning of by mass? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड बोलते हैं। बाय मास का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग H2O की बात करें, वाटर की, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, हम लोग लेते हैं 1 U, ठीक है, AMU और U, 2 का लेना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ठीक है। तो इसका ऑक्सीजन का जो है बेटा 2 यूनिट जो है वो हाइड्रोजन का है और 1 यूनिट जो है वो ऑक्सीजन का है, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन का जो मास होता है दैट इज H2O, 2 हाइड्रोजन्स का 2 हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो दोनों का जो रेशियो है दैट इज 2:16। दिस इज द, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 1:8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है बेटा जी, उसमें चाहे कोई भी सोर्स हो, चाहे वो पॉन्ड वाटर हो, चाहे टैप वाटर हो, सी वाटर हो, डिस्टिल्ड वाटर हो, कोई भी पानी हो, कोई भी वाटर हो, वाटर का फॉर्मूला विल ऑलवेज बी द H2O, ठीक है, हमेशा H2O होगा जिसमें हाइड्रोजन के 2 यूनिट और ऑक्सीजन का 1 यूनिट मिलके 1:8 यूनिट में कंबाइन होते हैं, एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम वॉट एवर बी द सोर्स ऑफ द वाटर। दैट मीन्स कि पानी जो होता है वो एक कंपाउंड होता है, ठीक है। पानी क्या है, H2O क्या है, वाटर क्या है, इट इज अ कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसमें जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं दे आर इन द फिक्स्ड रेशो बाय मास, इनके जो मास की रेशो है हर एक एलिमेंट की वो एक फिक्स्ड रेशो है, हमेशा 1:8 रहेगा। अगर हम लोग 1:8 को चेंज कर देंगे तो वो पानी नहीं बचेगा, दैट विल नॉट बी वाटर, ठीक है, वो पानी नहीं रहेगा, वो कोई अलग कंपाउंड बन जाएगा। अंडरस्टूड। तो कंपाउंड क्या चीज़ होती है बेटा, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशो बाय मास में कंबाइन हो जाएं, वो किस चीज़ को बनाते हैं, दे विल फॉर्म द कंपाउंड। अंडरस्टूड। नाउ कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स,
कौन कौन सी तरह के कंपाउंड जो है वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे बना रही हूँ इसको। फर्स्ट इज द इनऑर्गेनिक एंड सेकेंड इज द ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, समझ में आया? ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं बेटा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कि हमें मिनरल्स से मिलते हैं, ठीक है, या फिर इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं उनसे मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, दे आर नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड जो मिनरल से मिलते हैं, जो हमारे पास जो रॉक्स से मिलते हैं या अर्थ के नीचे से मिलते हैं, दे आर कॉल्ड द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो है दैट इज C12H22O11 विच इज कॉल्ड द सुक्रोज, जो चीनी होती है, ठीक है, शुगर होती है। तो ये जो सुक्रोज है, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अंडरस्टूड? Similarly, when we are saying कि H2SO4 that is the sulfuric acid, HCl that is the hydrochloric acid, they are under the category of the inorganic compounds. Got it? So these are under the category of the minerals and they have attained from the organic animals and plants and under the category of the organic compounds. Understood? ठीक है, सो जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक इनऑर्गेनिक एंड एक ऑर्गेनिक। तो आप लोग बहुत इजीली उसको जज कर पाओगे। एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन 99% आपको मिलेगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, दे विल फॉर्म द मेजर क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए एक ट्रिक भी मिल जाएगा इससे और आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज बेटा जी, अगला जो है दैट इज द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है, वो क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। हम लोगों ने क्या बोला कि मिक्सचर क्या चीज होती है? जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं तो इट विल फॉर्म अ मिक्सचर। देन कंपाउंड में भी तो हमने यही बोला कि अगर हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। लेकिन इसमें फर्क किस वर्ड का है? इस वर्ड का, ये जो वर्ड लिखा फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जो मिक्सचर होता है बेटा, इसमें ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती है, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब मिक्स हो रहे हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, चलो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। सबके घर में खिचड़ी बनती है ना? तो वो खिचड़ी बनाने के लिए दो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? एक दाल होती है और एक चावल होते हैं, है ना? अगर मान लीजिए हर घर में खिचड़ी जो है वो अलग तरह से बनती है, अगर हम उसमें दाल ज़्यादा डाल दें और चावल कम डाल दें तो भी वो कल क्या बनेगी? अल्टीमेटली इट इज़ कॉल्ड द खिचड़ी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उसमें चावल ज़्यादा डाल दें, दाल कम डाल दें, तो अल्टीमेटली अगेन दैट इज़ कॉल्ड द खिचड़ी। ठीक है, तो उसमें दाल और चावल का कोई ऐसा फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है बेटा जी, लेकिन हम लोग अगर उसको चेंज भी कर देंगे या फिक्स्ड भी रख देंगे तो इट इज़ कॉल्ड द खिचड़ी। ठीक है, तो उसको हम लोग फिर भी क्या बोलेंगे? खिचड़ी ही बोलेंगे। सो मिक्सचर क्या चीज होती है? मिक्सचर इज सिंपली मिक्सिंग द टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको मिक्स करने को क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है? दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। इसके बिना कंपाउंड की डेफिनेशन जो है वो इनकम्प्लीट है कि फिक्स्ड रेशियो बाय मास होना चाहिए ईच कंपोनेंट का। गॉट इट? ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर। नेक्स्ट आता है बेटा, जो हम लोगों ने पहले किया कि मिक्सचर जो होता है वो दो तरह का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोगों ने क्या बोला कि जो मिक्सचर होता है दैट इज ऑफ द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट या जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, लेकिन हेट्रोजीनियस में कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर द एग्जाम। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज द 90%।
होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जो हम लोग कैटेगराइजेशन करेंगे उस पोर्शन में से पेपर आने के जो चांसेस हैं दैट इज 90%। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं बेटा। नेक्स्ट इज यहीं पे इसको इरेज करती हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं बेटा, उनमें जो कैटेगरी बनती है दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं या फिर इसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। गॉट इट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं दे आर ऑफ फर्दर 2 कैटेगरीज। ये फर्दर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं बेटा कोलॉइड्स एंड दूसरे होते हैं सस्पेंशंस। ठीक है, सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो कोलॉइड्स होता है बेटा, कोलॉइड्स का कुछ पोर्शन जो है वो होमोजीनियस की कैटेगरी में भी आता है। कुछ कोलॉइड्स ऐसे होते हैं जो होमोजीनियस नेचर के होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोलॉइड्स आर ऑफ हेट्रोजीनियस नेचर। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट आर कोलॉइड्स एंड व्हाट इज सस्पेंशन। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या चीज होती है बेटा? ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो कंप्लीटली मिसिबल होते हैं इनटू वन अनदर। ठीक है, और उनमें जो ये जो 3 तरह की क्लासिफिकेशन हमने की है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज। ये तीनों तरह की क्लासिफिकेशन पार्टिकल साइज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स का साइज होता है बेटा दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी छोटा साइज होता है पार्टिकल्स का इन द सॉल्यूशन, दैट विल रिजल्ट इनटू द कैटेगरी ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे पास अगला जो है दैट इज द कोलॉइड्स। कोलॉइड्स में जो पार्टिकल्स का साइज होता है दैट इज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। कोलॉइड्स में पार्टिकल्स का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। और इन द सस्पेंशन पार्टिकल्स का जो साइज है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। सो इसमें जो पार्टिकल्स का साइज है दैट इज वेरी बिग। इसमें जो पार्टिकल का साइज है वो एक मीडियोकर रेंज का है। और ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज जो है वो बहुत ही छोटा है, जिसको हम लोग अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे फिर जाके वो कहीं हमें दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन कोलॉइड में क्या होता है, कोलॉइड में भी हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसमें माइक्रोस्कोप लगा के हम लोग पार्टिकल्स को देख सकते हैं। इन केस ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि हम लोग उसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन। आपको कोई पूछे कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है या कोलॉइड्स क्या होते हैं, तो कोलॉइड कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कोलॉइड की कोई डेफिनेशन नहीं है बेटा। कोलॉइड एक पार्टिकल साइज के ऊपर बेस्ड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, colloids is that state of solution in which the size of the particles lies between 1 nanometer to 1000 nanometer. That's it. अगर आपको कोई पूछे कि इनमें से कोलॉइड कौन सा है तो आप लोग बता दोगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप देख के नहीं बता सकते हो कि हाँ जी ये कोलॉइड है, नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज है इसलिए आप लोग बता सकते हो, लेकिन अगर आपको देख के कोई बोले कि इनमें से पार्टिकल का साइज बताओ तो यू कैन नॉट जज दैट। ठीक है, तो कोलॉइड्स कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, कोलॉइड एक स्टेट ऑफ द पार्टिकल है इन एनी सॉल्यूशन। ठीक है जी। सो नेक्स्ट आता है ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, इनकी एग्जांपल्स करते हैं। चलो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे नमक में पानी, ठीक है, या फिर पानी में नमक, वॉट एवर इट इज। ठीक है, जब हम नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इट विल फॉर्म द ट्रू सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आप लोग देखो नमक पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, या फिर शुगर की बात करते हैं, शुगर जो होती है वो कंप्लीटली सॉल्युबल होती है इनटू द वाटर। सो दे बोथ विल बी अंडर द कैटेगरी, अंडर द क्लास ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। वो किस कैटेगरी में आते हैं? ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा अगला हमारे पास है कोलॉइड। कोलॉइड जो होते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल हमें देना हो, जैसे पेंट्स हैं, पेंट्स हो गया, इमल्शंस, ठीक है, या फिर मिल्क हो गया, या फिर जेल हो गई, ठीक है, बटर हो गया,
ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में होते हैं? दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ द कोलॉइड्स, जो कि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जो हमें पता है ऑलरेडी, हम लोग इनके साथ डील करते हैं। बस हमें समझने की ज़रूरत क्या है कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलॉइड्स बोलते हैं। नाउ कम्स द सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या चीज़ होती है? वी हैव ऑलरेडी डन दैट। अगर हम लोग पानी में मिट्टी को डिसॉल्व कर दें तो आपको मिट्टी दिखती है ना, ठीक है, पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा, मिट्टी नीचे सेटल डाउन भी हो जाएगी, तो दैट विल फॉर्म द सस्पेंशन। उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो पार्टिकल्स का साइज नेकेड आई से विजिबल हो जाए, दैट इज कॉल्ड द सस्पेंशन, जैसे कि सैंड प्लस वाटर। अंडरस्टूड बेटा जी? ठीक है। सो ये हमारे पास एक बेसिक क्लासिफिकेशन है ऑफ द होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशंस। क्लियर है? नाउ ये जो सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, ट्रू सॉल्यूशंस, ये फर्दर 3 तरह के होते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से? एक होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, एक होते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, और एक होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Now what is the meaning of the saturated solutions? Saturation वर्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लेवल आ जाना जिसके बाद कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग भी बहुत डेली लाइफ में ये बोलते हैं, या बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमारा माइंड जो है वो सैचुरेट हो चुका है, या हम लोग बहुत एक सैचुरेट हो चुके हैं। ठीक है, वो सैचुरेट वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कि हमारे माइंड में अब और कुछ नहीं जा रहा है। अगर हम किसी चीज़ को समझना चाह रहे हैं या किसी चीज़ में दिमाग लगाना चाह रहे हैं तो वो नहीं लग पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है, या हमारे ब्रेन का जो एक लेवल होता है जिसके बाद हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, कुछ फीड नहीं कर पाते हैं, उस एक लेवल को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन लेवल। जिसके बाद कोई भी चीज़ होना, कुछ भी समझना, कुछ भी चीज़ एंटर कराना वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सेम इम्प्लीमेंट्स ऑन द केस ऑफ सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? जब किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, और सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए। ऐसा सॉल्यूट, मान लीजिए हम लोगों ने 1 गिलास पानी ले लिया, इसमें 4 चम्मच नमक के डिसॉल्व कर दिए, लेकिन देखोगे जब 5th स्पून हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो इट विल नॉट गेट डिसॉल्व, वो नहीं डिसॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन लेवल आ गया है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आ गया अनसैचुरेटेड। अगेन अनसैचुरेटेड इसका अपोजिट हो जाएगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी भी और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अप टू 4 स्पून्स दिस सॉल्यूशन वाज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक इसमें 5th स्पून हम लोगों ने डिसॉल्व नहीं किया था वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था। मतलब क्या? उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व हो पा रहा था। 4 स्पून तक हम लोगों ने डिसॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? जब किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसका जो सैचुरेशन लेवल होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर मैं इस 5 स्पून वाले गिलास को, 5 स्पून नमक वाले गिलास को अगर मैं हीट कर दूं तो ये 5th स्पून जो पहले डिसॉल्व नहीं हो रहा था, इट विल गेट डिसॉल्व्ड, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि आफ्टर डिसॉल्विंग द 5 स्पून्स इट विल बी the super saturated solution. Understood? So this is the main classification of the true solution on the basis of the solubility. Solubility के बेस पे हम लोगों ने particles का या true solution का क्या किया है? Classification किया है। Got it? चलो, so this is all for today. ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर है बेटा, which is the very very useful for the PTET exam, CTET exam. ठीक है, वॉट एवर बी द कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर गिविंग, इसमें ये जो टॉपिक है आज का, दिस इज़ द वेरी वेरी यूजफुल टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। सो प्लीज़ इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार करके जाइए सो दैट यू विल गेट द गुड स्कोर। ठीक है, तो इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कभी कभी मिल सकते हैं, एग्जाम्पल्स के बेस पे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, लेकिन यू विल गेट डेफिनेटली द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है,
So इसके बाद in the next lecture we will discuss about the colloids, which is again a very one of the most important topic of the chemistry for the exam. ठीक है, till then थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो बेटा. थैंक यू.